राइस छत्तीसगढ़, उभरता छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के ऐसे राज्यों में शुमार है छत्तीसगढ़ जो लगातार तरक्की के सोपान तय कर रहा है। और इसमें विजन कैसा हो, क्योंकि नेता जब बैठते हैं विजन बनाने की ओर, उन्हें एक जिम्मेदारी मिलती है, तब ये तय होता है कि आपके प्रदेश की, आपके जनता की तरक्की कैसी होगी। आज इसी विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, राइस छत्तीसगढ़। तो चर्चा न सिर्फ विकास की होगी, राजनीति की भी होती है, क्योंकि वो सीधे सीधे प्रभावित करती है लोगों को। नगरीय निकाय चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में। इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए और मैं आग्रह करूंगी ससम्मान मंच पर उन्हें न्योता दूंगी कि वे आए। आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ में। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे पुष्पगुच्छ देकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव जी को का स्वागत करें। ये स्वागत का पल बेहद खास है, क्योंकि आज इस मंच से जो बातें होंगी वो छत्तीसगढ़ की जनता सुनने जा रही है कि क्या रोड मैप रहेगा छत्तीसगढ़ के विकास का, और इसमें कितनी दूर तक सरकार आगे बढ़ रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में दो साथियों को मैं बुलाना चाहूंगी। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जी को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। मेरी सहयोगी प्रेरणा मिश्रा को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वे दोनों आएंगे और डिप्टी सीएम अरुण साव जी से बातचीत करेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तमाम बड़े विभाग, अधोसंरचना कैसी हो, नींव कैसी मजबूत हो छत्तीसगढ़ की, इसका जिम्मा अरुण साव जी संभाल रहे हैं। ओवर टू यू रुपेश एंड प्रेरणा। शुक्रिया तृप्ति। अरुण साव जी हमारे साथ हैं, प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और काफी बड़ा कद है इस लिहाज से भी कि डिप्टी सीएम बनने से पहले प्रदेश के मुखिया थे भारतीय जनता पार्टी के। तो बड़ा सवाल ये है कि नगरीय निकाय मंत्री आप हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री आप हैं, और अब 10 नगर निगम के साथ साथ जो दूसरे नगरीय निकाय हैं वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है। दावा तो जाहिर तौर पे आप करेंगे कि सभी जीत रहे हैं, आकलन क्या कहता है? राइजिंग छत्तीसगढ़, ये जिस थीम से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं मुझे बहुत पसंद आया। मोहित जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सामयिक विषय पर आपने ये चर्चा रखी है, और इस आयोजन के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जीएमपी छत्तीसगढ़ की पूरी टीम को बधाई। नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हो चुकी है, और आज प्रदेश में 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं जी। और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो नगरीय निकायों के साथ किया, ऐसी दुर्दशा की, ऐसे हालात किए शहरों के कि कराह उठा था हमारा शहर। हमारे जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, विशेषकर पार्षद, वो बेचारे परेशान थे। सफाई के लिए टीम नहीं, सफाई की व्यवस्था नहीं, प्रकाश की व्यवस्था नहीं, चारों तरफ लूट खसोट और भ्रष्टाचार का आलम था। पार्षद बेचारे ये कर रहे थे कि अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे थे। इतनी दुर्दशा करके नगरीय निकायों की रखी थी। पर पिछले 1 साल में हमारी सरकार बनने के बाद राजनीति का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, ये जानते हुए कि राज्य के अधिकांश नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, ये जानते हुए हमारी सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नगरीय निकायों में विकास के लिए दिया। पिछले 1 साल में नगरीय निकाय के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने का लगातार काम हुआ।
ठीक करने का काम हुआ, नगर की सफाई व्यवस्था, नगर की प्रकाश व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए हमने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। आज मैं आपको कह सकता हूं जी कि हमारे अधिकांश नगरीय निकाय के अधिकारी प्रातः भ्रमण पर निकलते हैं। सफाई की व्यवस्था, वहां विकास के जो काम चल रहे हैं, इन सारी व्यवस्थाओं पर नजर रखते हैं। पहले हमारे ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, यही सवेरे सवेरे घूमा करते थे, और हमने कहा कि जब हमारे जनप्रतिनिधि निर्वाचित घूमते हैं सवेरे सवेरे, अपने वार्डों में जाकर घूमते हैं, वार्ड के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो हमने कहा कि आप हमारे अधिकारी भी अब जाएंगे, और नियमित रूप से ये काम चल रहा है। इससे नगरीय निकायों की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, और यही कारण है कि आज एक तरफा माहौल है नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस के हालात हम सबके सामने दिखे हैं। प्रत्याशी भी चयन नहीं कर पाए, उनके प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो रहे हैं, और ऊहापोह मचा है, और न जाने क्या क्या हुआ है। और इवन कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी नहीं मिले। राजधानी रायपुर में तो आपने देखा कैसे प्रत्याशी चयन किया है। एक जनप्रतिनिधि के नाते काम करने का जिसको अनुभव हो, संगठन में काम करने का कोई अनुभव हो, सार्वजनिक काम करने का कोई अनुभव हो, ऐसा प्रत्याशी तक नहीं मिला कांग्रेस को। और यही कारण है कि हम इस नगरीय निकाय के चुनाव में एक तरफा जीत जीतने वाले हैं। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने जो मोदी की गारंटी 1 साल में पूरी की है, नगरीय निकायों की व्यवस्था हमने दुरुस्त की है, उसके कारण से लोगों को भरोसा ये हो गया है नगरीय निकायों की तरक्की और विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसमें दो बातें हैं। नगरीय निकाय चुनाव की जब बात आती है तो वो जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जमीनी मुद्दे, उन पर चुनाव लड़ा जाता है। दूसरी बात मैं आपको क्रेडिट दूंगी, वो इसलिए क्योंकि 2023 में जब विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान मुझे लगता है कि 1 साल पहले ही आपको प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे आए। अब नगरीय निकाय की अगर मैं बात करूं, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण स्थिति इसलिए है क्योंकि दिख नहीं रही है बीजेपी। अब प्रचार का समय चल रहा है, अब चुनाव का समय है, और अब आप भी दावा कर रहे हैं कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी पीछे रही? कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कई ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने अपना नामांकन भी वापस लिया है, वहां पर निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी कुछ चुने भी गए हैं। मुझे एग्जैक्ट जगह तो नहीं याद है, लेकिन 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पर पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए हैं। ऐसा क्या कमाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने बीते 1 साल में जो ऐसी स्थिति बन गई है? पहली बात तो ये है, कांग्रेस पार्टी का नाता विकास से दूर 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 तक नहीं है। विकास इनकी सोच के राडार से बाहर है, जनहित इनके राडार से बाहर है। इनके शब्दकोश में, इनकी डिक्शनरी में विकास और जनहित कभी रहा नहीं। सत्ता, पावर यानी स्वयं का हित, स्वयं के परिवार का हित, और उससे भी कुछ करना हुआ तो एक दिल्ली में बैठी हुई परिवार का हित। इससे ज्यादा सोच कांग्रेस पार्टी की हो नहीं सकती है। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने 5 साल कांग्रेस की सरकार में यही देखा है। नगरीय निकायों की मैंने बताया कि कैसी दुर्दशा करके रखी थी इन्होंने, और हमारी सरकार बनने के बाद जो हमने दशा और दिशा दोनों बदली है शहरों की। और आज मैं तो अभी आपके इस कार्यक्रम में सीधे चुनाव प्रचार कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से आ रहा हूं। लोहारा में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया, कवर्धा में कार्यकर्ता सम्मेलन किया, और अभी चले आ रहा हूं। कल परसों लगातार हम कार्यकर्ता सम्मेलन और चुनाव के प्रचार के अभियान में पूरी तरह से लगे हैं। कल ही राजधानी में कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक रूप से हुआ है। तो कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जनता का जो समर्थन मिल रहा है, हमारी नामांकन रैलियां भव्य हुई, और कांग्रेस तो नामांकन रैली भी नहीं कर पाई। और
ये चुनाव वस्तुतः स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाने वाला चुनाव है जी। और 5 साल में इन्होंने नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, तो इनके जो घोषित प्रत्याशी थे उनको लगा कि जनता तो हमारे साथ क्या व्यवहार करने वाली है, मैं जनता से किस आधार पर वोट मांगूंगा कि 5 साल हमारी सरकार रही, हमने किया क्या है 5 साल में उस वार्ड में, उस मोहल्ले में। तो उनके घोषित प्रत्याशी चले गए, उनको उस मोहल्ले में, उस वार्ड में रहना है, किस मुद्दे पर जाकर वोट मांगेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप लोगों के दबाव में ये काम हो रहा है। धमतरी को लेकर के भी प्रशासनिक दबाव, प्रशासन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने। रुपेश जी, कांग्रेस जो है उसके हालात बड़े अजीब हैं। चुनाव हारते हैं तो आत्मावलोकन, समीक्षा नहीं करते कि किस कारण से हम चुनाव हार गए। चुनाव का परिणाम आया कि टूट पड़े ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, और परिणाम ठीक आ गया पक्ष में, तो फिर तो एक परिवार की वाहवाही होती है इनके नेतृत्व में। और अब आपको नामांकन भरना नहीं आता है और 10 में से केवल 1 में निरस्त हुआ है। हमें कोई अधिकारों का दुरुपयोग एक तो हम करते नहीं है, करना होता तो कितने में कर लेते, 1 ही में क्यों हुआ धमतरी में। यानी अपनी जिम्मेदारी से बचने, अपनी गलती, अपनी कमजोरी, इसको स्वीकार करने के बजाय सारा दोषी हम हैं। भारतीय जनता पार्टी दोषी है, ईवीएम दोषी है, प्रशासन दोषी है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसीलिए सच्चाई से कोसों दूर है और इसीलिए जनता से कोसों दूर जा चुकी है। और कांग्रेस का हश्र क्या हो रहा है ये आपने देखा है। ठीक है, एक चिंता भारतीय जनता पार्टी के लिए और है, अगर हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी जब टिकट वितरण हुए उसके बाद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आई। नाराजगी इतनी भी थी एक क्षेत्र में कि नगर का जो कार्यालय था भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। इस नाराजगी से निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्योंकि मुझे लगता है वो विभाग भी नगरीय प्रशासन का आप देख रहे हैं, एक अनुभवी नेता हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को मनाएंगे? आपने नगरी की घटना का जिक्र करके बहुत सारी बातें कह दी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और जिस सुव्यवस्थित तरीके से हमने प्रत्याशियों का चयन किया है, आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ में हमारे 60 लाख से अधिक सदस्य हैं और सब कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, तो थोड़ी नाराजगी प्रत्याशी चयन के बाद होती है। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ सामान्य हो गया है। अधिकांश स्थानों पर हमारे कोई कार्यकर्ता फॉर्म भर लिए थे, वो वापस ले लिए। नगरी की घटना एक दुर्भाग्यजनक हुई है, पार्टी उसे लेकर गंभीर है और जहां पर भी अनुशासनहीनता होगी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी रुकेगी नहीं, कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी। ये हमारी बहुत स्पष्ट रूप से पार्टी ने कहा है। और आज जिस तरीके से हमारे संगठन के चुनाव हमने किए, जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हमने किया, इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक रूप से, समयबद्ध तरीके से किया, पूरा प्रत्याशी चयन का पूरा सिस्टम हमने बनाया। कहीं पर एक स्थान पर बैठकर कोई फरमान फतवा जारी हो ऐसा नहीं है, नीचे से ऊपर तक पूरा व्यवस्था बना के ये किया है। पर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव के मैदान में है और यही कारण है कि बहुत सकारात्मक वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण है, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है और इसका प्रमाण भी है।
अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा रायपुर दक्षिण का उपचुनाव, ये एक तरह से आप कह सकते हैं नगरों के लिए लिटमस टेस्ट है। जितना वोट कांग्रेस को नहीं मिला, उससे अधिक वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। ये क्या बताता है? शहर की जनता का मूड बताता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि अधिकांश नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हमारी सरकार निकायों में भी बनेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि निकाय के जो चुनाव होते हैं बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसमें जीत का पैमाना क्या माना जाए? चूंकि आपने कहा कि लिटमस टेस्ट हुआ, लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी पास हो गई, लेकिन अभी का चुनाव भी लिटमस टेस्ट है। ऐसी स्थिति में आप कहां मानेंगे कि सरकार को ओके मिल गया है, सरकार को ग्रीन सिग्नल मिल गया है? कितनी सीटें मिल जाएं मेयर की, जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, कितने % पे आप मानेंगे कि आप सक्सेस हैं, आपकी सरकार को ग्रीन सिग्नल मिल गया है? रुपेश जी, नगरीय निकाय मतलब जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। नाली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, लोगों के जो दिनचर्या की चीजें हैं कि टैक्स प्रॉपर टैक्स, पानी, ये सारी व्यवस्थाओं का। और यही व्यवस्था हमने इन 1 सालों में दुरुस्त किया है। और यही इन्हीं व्यवस्थाओं का बुरा हाल कांग्रेस के समय में रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी ने आम जनता का अधिकार छीनने का काम किया था। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया, नियम बदला, जनता का अधिकार छीना और अपने लोगों को सत्ता में बिठाया, खरीद फरोख्त करके, जो जिस तरह के हथकंडे अपना के। अधिकार तो ले लिया आपने, लेकिन अधिकार लेकर क्या किया? एक तरफ जनता का अधिकार छीना और दूसरी तरफ दोनों हाथों से जनता को लूटा। उसके बाद जनता क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट करेगी जिसने उसका अधिकार छीना, जिन्होंने उससे लूटा, जिन्होंने उन्हें 5 साल बिजली, पानी, सड़क, नाली के लिए तरसाया हो? नहीं, लेकिन आप सक्सेस रेट कहां पे मानेंगे? कितना % हो जाए तो आप मानेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि जनता को जो बेसिक चीजों की आवश्यकता है शहर में, हमने 1 साल में उस दिशा में काम किया और इसलिए जनता हमारे काम से संतुष्ट है और हमने उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के दिशा में काम किया। इसलिए जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये हमने नगरीय निकाय चुनाव की बात की और भारतीय जनता पार्टी आधारित बात हो गई है। अब प्रदेश में किस तरह से आगे काम होंगे, मैं उनको लेकर विषय उठाना चाहूँगी। केंद्र का बजट आया है। केंद्र के बजट में दलहन की फसल के लिए उसको प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार ने कई तरह की योजनाएं इजाद की हैं। उसका जिक्र भी निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में किया है। छत्तीसगढ़ है धान का कटोरा, क्या यहाँ पर भी वो प्रोत्साहन किसानों को दिया जाएगा? हालांकि सर आपका कार्यक्षेत्र है नहीं, लेकिन आप क्योंकि सीनियर नेता हैं, ये सलाह क्या दी जा सकती है कि किसानों को दलहन की फसल में खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, हमारी सरकार ने, एक तो पहली बात ये स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि देश में किसानों की चिंता करने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, कांग्रेस की सरकार बनी। किसी किसान से पूछ के देखिए सन 2001-2002 में क्या हालात थे किसानों के, कैसे किसानों के धान को पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया, परखी मार मार कर रगड़ कर देखा और रिजेक्ट किया, और यदि धोखे से बिक भी गया तो अपने राशि के लिए उसके चप्पल घिसवाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था।
2003 में हमारी सरकार बनी, हमने धान खरीदी की, ऐसी पुख्ता व्यवस्था की, वो व्यवस्था आज भी चली आ रही है। कांग्रेस ने कभी किसानों के हित में काम ही नहीं किया। जिस किसान क्रेडिट कार्ड को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने चालू किया, आज की बजट में उसका लिमिट 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख किया। मेरे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरे में खुशहाली और तरक्की लाने के लिए, और काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि बजट का जिक्र हुआ तो मेरे मन में ये सवाल है कि बजट का नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत के चुनाव में कितना फायदा आपकी पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स का स्लैब भी थोड़ा सा बढ़ गया है, बाकी कई घोषणाएं हुई हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, एफडीआई को 100% इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिल गई है बीमा में, तो इस बजट का कुछ फायदा होगा आपको नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत के चुनाव में? देखिए, निकाय चुनाव में कितना फायदा होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। केंद्र का बजट आया है, वास्तव में बहुत स्वागत योग्य बजट है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है, आम लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनी है, ये बताता है कि किस सोच के साथ ये सरकार चल रही है। ये बजट 2047 के विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट माताओं और बहनों को समर्पित है। ये बजट किसानों को समर्पित है। ये बजट युवाओं के लिए रोजगार सृजन का बजट है। ये बजट एमएसएमई सेक्टर को मजबूती प्रदान करने का बजट है। तो निश्चित रूप से ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है और इसका बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा। और निश्चित रूप से जब इतने बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये सशक्तिकरण का बजट है, आयकर के स्लैब में जो वृद्धि हुई है, मध्यम वर्गीय परिवार को इसका बड़ा लाभ होगा। तो निश्चित रूप से इसका असर तो नगरीय निकाय चुनाव में भी पड़ेगा। बिल्कुल। नगरीय निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, वो ये कि रायपुर में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है नगरीय निकाय चुनाव का, कह रही है कांग्रेस पार्टी की फर्जी सर्टिफिकेट बना के चुनावी मैदान में उतार दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के आरोप जो है वो निराधार और बेबुनियाद है। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को वैध माना। कौन है पैमाना, कौन तय करेगा कि सर्टिफिकेट फर्जी है या सही है? रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद भी आपको लगता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले गलत है, तो आपके पास आगे जाने का रास्ता खुला हुआ है। पर चुनाव में आप वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। 5 साल में रायपुर की इन्होंने जो दुर्दशा की है, रायपुर शहर के, रायपुर नगर निगम का एक एक नागरिक इनके करतूतों से परेशान हुआ है। कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस की सरकार से रायपुर नगर निगम का एक एक व्यक्ति त्रस्त और परेशान हुआ है। पता नहीं कब किसकी जमीन हड़पी जाए, कब किसका मकान पर कोई कब्जा कर ले, कब किसके मकान पर कोई अधिकार जमाने पहुंच जाए। अद्भुत कारनामे इन 5 सालों में रायपुर शहर की जनता ने देखा है। और न केवल रायपुर शहर, ये बीमारी इन्होंने पूरे प्रदेश में फैलाई। भू माफियाओं का जाल, केवल यही किया इन्होंने। लोगों की जमीन, लोगों के मकान ये लूटने का काम किया है। रायपुर की जनता इनके कारनामों को कभी भूल नहीं सकती है। लेकिन कांग्रेस मुद्दा बना रही है लॉ एंड ऑर्डर का,
सवा साल में उनका कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ गई है, और इसको लेकर के जैसे आप सवा साल के सरकार के कामकाज को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उसी तरह से कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जा रही है। कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि जो घटनाएं घटी है, बलौदा बाजार की घटना के पीछे कौन लोग थे, सूरजपुर में जो घटना घटी उसके पीछे कौन था, दामाखेड़ा में जो घटना घटी, मैं कितनी ऐसे घटना बताऊं। कांग्रेस पार्टी और जो बयान इस बीच कांग्रेस के नेताओं के आए हैं, कांग्रेस पार्टी ही राज्य में राज्य की शांति व्यवस्था को खलल डालने के नियत से काम कर रही है। उन्हें छत्तीसगढ़ शांत रहे, शांति का गढ़ रहे, ये बिल्कुल गवारा नहीं है, पसंद नहीं है। सत्ता में थे तब भी किया, आज भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णु का सुशासन है। किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कोई ऐसी हिमाकत करेगा तो कानूनी रूप से कठोर कार्रवाई होगी, और हमने करके दिखाया है। तुरंत अपराधियों को पकड़ा है। इनके जमाने में तो एफआईआर नहीं होता था, और इनके इर्द गिर्द वो लोग घुमा करते थे जिनके खिलाफ एफआईआर है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। यदि हो भी गई एफआईआर तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी। आज वो स्थिति नहीं है। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यदि उसने अपराध किया है, कानून अपने हाथ में लिया है, तो उस पर कानूनी रूप से कठोर कार्रवाई विष्णु के सुशासन में हो रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, अच्छी हुई है, आगे और अच्छी होगी। उसके लिए शुभकामनाएं। हम भी यही आशा करते हैं कि आगे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था और बेहतर हो। विपक्ष की बात हो रही है, इसलिए एक और सवाल मैं लूंगी। विपक्ष के 2 विधायक ऐसे हैं जो कि अभी प्रशासनिक कार्रवाई के घेरे में हैं, और उनमें से एक विधायक ऐसे हैं जो कि अगर बाहर होते मेरे ख्याल से तो शायद जगदलपुर क्षेत्र में चुनावी माहौल में इम्पैक्ट पड़ सकता था। आरोप लगाया जा रहा है कि ये प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, और उसी के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के विधायकों पर एक्शन हुआ है। मुझे लगता है कि 2 कांग्रेस विधायक जेल में हैं, उसके संबंध में आप कह रही हैं। इनके जमानत के आवेदन माननीय न्यायालय में लगे हुए हैं। यदि केस फर्जी होता, माननीय न्यायालय से जमानत होता। माननीय न्यायालय ने जमानत नहीं दी है, इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जांच एजेंसी ने जुटाए हैं, उपलब्ध है। और ये तो सबने देखा है, बलौदा बाजार की घटना में किस तरह के कांग्रेस के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। और जहां तक 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का मामला है, ये तो छत्तीसगढ़ का बच्चा भी जान रहा था कि कैसे शराब दुकानों में 2 काउंटर लगाकर बेचे जा रहे हैं। एक काउंटर का पैसा सरकार के खजाने में, दूसरे का बंदरबाट, और नकली शराब बिकने का भी मामला लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है। कितने लोगों की जान गई है, और नकली होलोग्राम वो भी पकड़ाया है। तो प्रशासन का दुरुपयोग करने की आवश्यकता आज भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। हम जनहित में काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जनहित के कामों के दम पर जनता का विश्वास अर्जित करती है। विपक्षी दल के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करने की हमें कोई कतई आवश्यकता नहीं है। आज तो कांग्रेस पार्टी समाप्ति के कगार पर खड़ी है, इसलिए और भारतीय जनता पार्टी
आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, हमें इस तरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इनके आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। आखिरी सवाल आपसे, विधानसभा चुनाव आपने जीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, लोकसभा चुनाव जीता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। चूंकि लोकल बॉडी का इलेक्शन है, इसलिए शायद प्रधानमंत्री उस तरह से मौजूद नहीं रहेंगे आपके इलेक्शन में। इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? ये चुनाव हम अपने काम के दम पर जनता के बीच में है, विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है, कांग्रेस के 5 साल के कुशासन को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। 1 साल में हमने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि शहरों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे शहर सुंदर हो, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, वहां के नागरिकों के जीवन का स्तर ऊंचा हो, इस मिशन से हम काम कर रहे हैं और इसी मिशन को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता भरपूर आशीर्वाद हमें दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत धन्यवाद। ओवर टू। बहुत शुक्रिया रुपेश। तो इस पैनल में हमने चर्चा की किस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार काम कर रही है और विकास के लिए सहयोगी बन रही है। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा सर को। आप सर कृपया मंच पर आएँ और हमारे खास मेहमान आज के छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो इस कार्यक्रम में हमने एक सार्थक चर्चा की और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी। जोरदार तालियां। किस तरह से प्रदेश सरकार अब नई नई योजनाएं इजाद कर प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचा रही है, क्या आगे रोड मैप है, क्या प्लान है, तमाम विषयों पर इस चर्चा के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की है। तो हमारे साथ इस चर्चा में थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी और इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर।